गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज़ में 25 मई के करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं और इसमें हम जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और आप जानती हैं कि जो एमसीक्यूज हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। चाहे तो जो एमसीक्यूज हैं उनसे कंसर्निंग जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें जो फ्री मॉक है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको यूज़ करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल और जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जो मार्किंग स्कीम है अगर आप जानते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव कर सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊं मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से फॉलो करते हैं। अगर 8 to 10 एमसीक्यूज आपके ठीक होते हैं तो उसे एक्सलेंट परफॉर्मेंस माना जाता है और 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो गुड परफॉर्मेंस। ये जो अपर ब्रैकेट होता है आपका ये हम सेफ जोन इसको मानते हैं। सेफ जोन मानने का रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स आपका क्रैक हो जाता है। 4 to 5 एमसीक्यूज में क्या होता है 40 to 55% वाला ब्रैकेट होता है और अनसर्टेनिटी जो होती है वो बनी रहती है और हम क्या करते हैं इसमें प्रीलिम्स के रिजल्ट के आने का वेट करते हैं और मेंस की प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज में अगेन चांसेस कम होते हैं, इसी वजह से नीचे के जो ये दो जोन होते हैं इसे डेंजर जोन कहा जाता है और कोशिश आपको ये करनी है कि डेंजर जोन से आपको सेफ जोन में आना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के बारे में है। ओसीआई कार्ड के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्पशंस इज आर प्रोवाइडेड बाय ओसीआई। तो ओसीआई कार्ड के द्वारा कौन कौन सी एग्जम्पशंस जो है वो प्रोवाइड करी गई है। क्या ये लाइफ लॉन्ग वीजा प्रोवाइड करता है? हो सकता है। क्या एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस? तो जो फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है वहां पे रजिस्ट्रेशन करने की एग्जम्पशन मिलती है तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है। राइट्स अंडर आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 के अंदर जो राइट्स होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए ओसीआई कार्ड जो है ये आपको वेरियस टाइप की एग्जामिशंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल पहले तो ये है कि फॉरेनर्स जो रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये तो आपका हो गया ठीक। अब बात करते हैं क्या लाइफ लॉन्ग वीजा प्रोवाइड करता है? यस, लाइफ लॉन्ग वीजा की जो फैसिलिटी होती है वो भी ओसीआई कार्ड द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। रिसेंटली हुआ क्या था, कोविड-19 की वजह से मार्च के अंदर ये जो फैसिलिटी थी टेम्परेरी पीरियड के लिए सस्पेंड करी गई थी और अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि हम कुछ वीजा और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा रहे हैं। मतलब ओसीआई के लिए अभी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी और आसान होने वाली हैं जो कि बीच में मुश्किल हो गई थी। इस वजह से ये पूरी न्यूज़ थी और हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। ओसीआई को कई बार हम ये भी कहते हैं कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, बट ये कोई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं होती है क्योंकि इंडिया जो है ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट फॉलो ही नहीं करता है। तो आप इसे ड्यूअल नेशनैलिटी भी नहीं कह सकते, ड्यूअल सिटीजनशिप भी नहीं कह सकते। हालांकि कई बार इस टर्म को यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 9 है वो प्रोहिबिट करता है ड्यूअल सिटीजनशिप के लिए। तो ओसीआई कार्ड ये कोई सिटीजनशिप नहीं है। ऑल्दो नोमेनक्लेचर में या फिर यूजुअली जब बात करते हुए हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं तो इसे सिटीजनशिप हम बोल देते हैं, बट रियलिटी में इट इज़ नॉट ड्यूअल सिटीजनशिप, ये ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है तो जो सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड करे हुए हैं जैसे कि आर्टिकल 16 के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाती है वो ओसीआई के पास अवेलेबल नहीं होती है। तो क्या क्या अवेलेबल है? लाइफ लॉन्ग वीजा है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्जम्पशन है, लेकिन आर्टिकल 16 में जो राइट्स हैं वो नहीं दिए गए हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली कुछ रिलैक्सेशंस जो हैं वो इंडिया में विजिट करने के लिए इनको दी गई है जो बीच में सस्पेंड कर दी गई थी। तो ये ओसीआई के बारे में न्यूज़ थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में। न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? न्यू स्टार्ट ट्रीटी न्यूज़ में थी, अगेन किस वजह से थी वो भी बताऊंगा, बट पहले ये बताइए कि किन दो देशों के बीच में? क्या यूएस चाइना के बीच में है, यूएस इंडिया के बीच में है, यूएस रशिया के बीच में, यूएस कनाडा के बीच में? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए रिसेंटली इसमें यूएस क्या करना चाह रहे हैं, वैसे ये यूएस और रशिया के बीच में है। 2011 के अंदर, फरवरी 2011 के अंदर ये फोर्स में आई थी ये पर्टिकुलर ट्रीटी। तो हमारा जो आंसर होगा वो तो सी हो जाएगा। लेकिन अभी यूएस डिमांड कर रहा है और एटलीस्ट ऐसा एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है कि चाइना को भी इस ट्रीटी में इन्वॉल्व कर लिया जाए क्योंकि यूएस और रशिया तो ऑलरेडी हैं और पहले जो प्रॉब्लम हुई थी कोल्ड वॉर के टाइम पे तब से इस ट्रीटी को स्टार्ट किया गया था और तब से थोड़ा सा ऐसा देखा गया कि यूएस और रशिया के बीच में कहीं ना कहीं कुछ सिमर डाउन देखा गया रिलेशंस के बीच में। और अब जो है चाइना को, क्योंकि चाइना का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो वो इंक्रीज होता जा रहा है, उसको कर्टेल करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर चाइना को अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उस ट्रीटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हो सकता है आगे आने वाली जब ये ट्रीटी को रीसाइन किया जाएगा तो चाइना भी उसमें अवेलेबल हो। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनरेगा को लेके पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव्स इज और आर करेक्ट अबाउट मनरेगा। तो 3 यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से मनरेगा के ऑब्जेक्टिव्स हैं और कौन से नहीं है। पहला, जनरेशन ऑफ पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ नॉट लेस देन 100 डेज फॉर ईच वर्कर हु वॉलंटियर्स फॉर स्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर के लिए जो भी बंदा वॉलंटियर करता है 100 दिन का काम उसको प्रोवाइड किया जाता है। हो सकता है रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज, अर्बन माइग्रेशन को रिड्यूस करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है, ये भी हो सकता है। क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स इन रूरल एरियाज सच एज वेल्स, पॉन्ड्स, रोड्स, कैनाल्स। तो यहाँ पे क्या है, रूरल एरियाज के अंदर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें कैनाल्स भी आते हैं, रोड्स भी आते हैं, पॉन्ड्स भी आते हैं, वेल्स भी आते हैं, इनको क्रिएट करना एक ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए मनरेगा के अंदर ये सभी को पता है कि 100 डेज का वर्क प्रोवाइड किया जाता है। जो भी वॉलंटियर होता है अपने आप को वॉलंटियर करता है काम करने के लिए, तो ये तो हो गया 100 डेज का, ठीक। और वॉलंटियर सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्किल्ड लेबर की बात नहीं करते, अनस्किल्ड लेबर की बात करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं अगर कोई स्किल्ड लेबर है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को काम में इन्वॉल्व कर ही लेगा, कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेगा। क्योंकि अनस्किल्ड लेबर की बात हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट आगे बढ़ के ये प्रोग्राम प्रोवाइड करे कि अगर आपको कोई भी स्किल नहीं पता है तो हम आपको काम प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पर आपको पैसा भी देंगे। तो यहाँ पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि स्किल्ड लेबर की बात नहीं करी जाती, अनस्किल्ड लेबर की बात करी जाती है। और इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अर्बन माइग्रेशन को रोकना है, क्योंकि रूरल एरिया से लोग क्या करते हैं, रूरल एरिया से वर्कर्स या कोई भी लोग हो वो अर्बन माइग्रेशन करते हैं। अर्बन सिटीज़ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है और वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स अर्बन सिटीज़ को फेस करनी पड़ती है, और रूरल एरियाज़ की जो पॉपुलेशन होती है वो कम हो जाती है। तो एक तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करी गई कि रूरल एरियाज़ में क्यों ना हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड कर दें, और तब ये मनरेगा को स्टार्ट किया गया। तो सेकेंड जो है ऑब्जेक्टिव हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे को देखते हैं, तो रूरल एरिया में जब हम अनस्किल्ड लेबर की बात करते हैं तो वहाँ पे ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट कर दी जाए, क्योंकि काम करवा रहे हैं हम लोगों से, उनको पैसा दे रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ उनसे बनवा ली जाए जो कि रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों को ही काम आए। तो हम क्या करते हैं, रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए वेल्स बनवा देते हैं, कुएँ बनवा देते हैं, तालाब बनवा देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पर रहने वाले लोगों को हेल्प करती है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। न्यूज़ में इसी वजह से था बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसबर्स किए, बांटे हैं 170 करोड़ रुपए किसको, जो वेरियस बेनिफिशियरीज हैं इस मनरेगा स्कीम के अंदर। कौन बांटता है, ये किसके थ्रू बांटा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। ये 170 करोड़ जो है बेनिफिशियरीज को दिए गए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि 100 डेज का वर्क प्रोवाइड किया जाता है और उसके बेसिस पे पैसा दिया जाता है। एक इन्फोग्राफिक देख लीजिए। चलिए देखिए इस इन्फोग्राफिक को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे नरेगा या मनरेगा 2.0 की बात हो रही है। पूछा जा सकता है मेंस के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनरेगा 2.0 जो वो किसके बारे में बात करता है। तो सीएजी इसका ऑडिट करे तो ऐसा माना जाता है कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ जाएगी, इसके बारे में बात करी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि रूरल सैनिटेशन के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। मे बी आप टॉयलेट्स बनवा सकते हैं या और कंसर्निंग चीज़ें बना सकते हैं जिससे सैनिटेशन जो है रूरल एरियाज में इंक्रीज हो। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अभी हम अनस्किल्ड लेबर की बात करते हैं, क्यों ना उनको स्किल देकर स्किल ट्रेनिंग उनको कोई करवाई जाए और उसके बाद स्किल्ड लेबर की तरह उसको यूज़ किया जाए। तो ये भी बातें हो रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है फ्यूचर में देखने को हमें मिलेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि मनरेगा को लेकर ही है। यहाँ पूछा गया कि क्राइटेरिया क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया, जो करेक्ट है मनरेगा के बारे में। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पे बात हो रही है कि किसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जब हम मनरेगा के अंदर उनको लेबर करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हो सकता है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 18 साल से बड़ी आयु का होना चाहिए। द एप्लीकेंट नीड नॉट बी अ पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकल हाउस होल्ड का जो इंडिविजुअल होगा वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो बाहर का होगा तो भी चलेगा। द पार्टिसिपेशन मस्ट बी वॉलेंट्री। जो पार्टिसिपेशन होता है वो वॉलेंट्री होता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है हमारी, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मेल फीमेल दोनों के लिए सिटीजन होना चाहिए और 18 साल से ज़्यादा आयु होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एप्लीकेंट नीड नॉट बी अ पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये कंडीशन है कि एप्लीकेंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ लोकल हाउस होल्ड। तो जो एप्लीकेशन है वो कहाँ से जानी चाहिए, लोकल ग्राम पंचायत से जानी चाहिए। तो आप उस गांव से रिलेट करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसी वजह से गलत हो जाती है। पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होना चाहिए, तो हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, वॉलंटरी बेसिस पे काम कराया जाएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके बारे में वो देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर जब ये एप्लीकेशन फाइल करी जाती है, एक तो ये आपने देख लिया लोकल हाउस होल्ड की एप्लीकेशन जाएगी, 15 डेज के अंदर आपको काम प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर काम प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इन दैट केस आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस,
उसका प्रोविजन भी यहाँ पे दिया गया है, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, साथ में सोशल ऑडिट जो है मनरेगा का वो मैंडेटरी होता है ताकि कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर आ सके। तो ये पॉइंट्स जो आप मेंस के एग्जाम में लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि इसके कंसर्निंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। जनरल फाइनेंशियल रूल्स में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली कहती है These are set of rules that deal with matters that involve public finances। ये set of rules होते हैं जो कि किससे रिलेट करते हैं, पब्लिक फाइनेंसेस से रिलेट करते हैं। दे वर फर्स्ट इशूड इन 1947। तो ये जो है सबसे पहले 1947 में आए थे। एंड दे आर इंस्ट्रक्शंस दैट पर्टेन टू फाइनेंशियल मैटर्स। फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेट करती हुई ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जनरल फाइनेंशियल रूल्स न्यूज़ में इस वजह से थे बिकॉज रिसेंटली अब एक बात करी गई है इसके द्वारा, हम आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ आए हैं और इसमें एक चीज़ बताई गई है कि अगर 200 करोड़ तक की अगर प्रोक्योरमेंट करनी होती है, किसको, गवर्नमेंट को अगर 200 करोड़ तक की प्रोक्योरमेंट करनी है तो वहाँ पे ग्लोबल टेंडर्स नहीं दिए जाएंगे। मतलब क्या कहा जा रहा है, ग्लोबल टेंडर्स नहीं देने का मतलब हम अपने देश से ही इन चीज़ों को प्रोक्योर करेंगे और खासतौर पे एमएसएमईज को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो कह रहे हैं वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे वैल्यू 200 करोड़ से कम होगी वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट होगा वो प्रोक्योरमेंट कहाँ से होगा, वो प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक सेक्टर से होगा। ग्लोबल टेंडर्स यहाँ पे प्लेस नहीं किए जाएंगे। इससे एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा और जो हमारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो हम पूरा लेके आए थे वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सफल हो सकेगा। तो यहाँ पे हमारी पहली जो स्टेटमेंट है, अगर हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स की बात करें तो यस, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि पब्लिक फाइनेंसेस से रिलेट करते हैं। 1947 में ये पहली बार आए थे और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि फाइनेंशियल मैटर से पर्टेन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो कि गाडगिल कमेटी के बारे में डिस्कशन कर रहा है। हमने कुछ दिन पहले कस्तूरीरंगन कमेटी के बारे में भी डिस्कस किया था क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो हैं बार बार न्यूज़ में आ रहे थे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी गई थी एनवायरमेंट मिनिस्टर और जो वेरियस चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके बीच में, इस वजह से वेस्टर्न घाट का जो था जिक्र हुआ था। अब हम देखते हैं गाडगिल कमेटी के बारे में। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट गाडगिल कमेटी के बारे में सही है, कौन सा कथन सही है। पहली कहती है इट डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द वेस्टर्न घाट फॉर द पर्पस ऑफ इकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट को करने के लिए और उसके पर्पस को अचीव करने के लिए वेस्टर्न घाट की बाउंड्रीज जो है वो इस पर्टिकुलर कमेटी ने डिफाइन करी है। सेकेंड, इट प्रपोज दैट द एंटायर एरिया बी डेजिग्नेटेड एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। जो पूरा का पूरा एरिया है वेस्टर्न घाट का, उसी को ही सेंसिटिव एरिया जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए। द कमेटी प्रपोज द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी टू रेगुलेट दीज एक्टिविटीज इन द एरिया। ये कमेटी ये भी कहती है कि एक आपको वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी का निर्माण करना चाहिए ताकि वेरियस एक्टिविटीज जो है इस एरिया के अंदर रेगुलेट करी जा सके। कुछ भी हो सकता है। 3 स्टेटमेंट है, 1 बाय 1 रीड करिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसके बाद एक नोटिफिकेशन लाने की बात करी गई थी कंसर्निंग इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है उसके कंसर्निंग एक नोटिफिकेशंस लाने की बात करी गई है। इसमें 6 स्टेट्स जो हैं वो वहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट जो है वो फॉल करता है और ये जो 6 के 6 स्टेट्स हैं ये चाह रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है जल्दी निकाल दिया जाए। अब होगा क्या, इसके अंदर वेरियस जो वेस्टर्न घाट के एरियाज हैं उनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 2 एंड 3, और इन जोन्स को 2200 ग्रिड्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाएगा और फिर वेरियस जोन के अंदर वेरियस टाइप्स के जो रूल्स होते हैं वो जो होंगे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, और जो वेरियस स्टेट्स हैं वो चाह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन जल्दी से निकल जाए। यहाँ पे हमने गाडगिल कमेटी के बारे में बात करी बिकॉज वेस्टर्न घाट न्यूज़ में आ रहा है और इसी वजह से कस्तूरीरंगन कमेटी, गाडगिल कमेटी दोनों की रिकमेंडेशंस और दोनों कब बनाई गई थी और क्या क्या चीज़ें इन्होंने जो कही वो इम्प्लीमेंट हो गई उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं गाडगिल कमेटी के बारे में। देखिए गाडगिल कमेटी की जो पहली स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल ठीक है। इसने जो वेरियस जो बाउंड्रीज थी वेस्टर्न घाट की उसको डिफाइन कर दिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं कि क्या इसने एंटायर एरिया को डेजिग्नेट करने के लिए कहा था, ईएसए के लिए। यस, इसने पूरे के पूरे एरिया को ये कहा कि आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। और इसने ये भी कहा था कि एक अथॉरिटी का निर्माण करो ताकि वेरियस एक्टिविटीज़ को यहाँ पे रेगुलेट किया जा सके। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहे, तो 1, 2, 3 हमारा करेक्ट है। अब आप एक बार दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इस इन्फोग्राफिक में ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि ये पॉइंट्स हम पढ़ ही चुके हैं, एंटायर वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया बना देना चाहिए। साथ में यहाँ पे
इकोलॉजिकल अथॉरिटी बनाने की बात करी जा रही है। साथ में इन्होंने बॉटम अप अप्रोच की बात करी। बॉटम अप अप्रोच में ये होता है कि जो नीचे जो ग्राउंड लेवल पे रहने वाले लोग हैं वो बताएं कि कंजर्वेशन कैसे करना है, ना कि जो कि ऊपर के लेवल पे जो ऑफिशियल्स बैठे जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में। बट ये डिफरेंसेस आप जरूर पढ़ लीजिएगा बिकॉज ये इससे कंसर्निंग पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रिकमेंडेशंस ऑफ कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन कौन सी है? पहला, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अप टू 20,000 स्क्वायर मीटर इंक्लूडिंग टाउनशिप्स वर अलाउड। तो 20,000 स्क्वायर मीटर तक के जो प्रोजेक्ट्स थे कंस्ट्रक्शन वाले, टाउनशिप वाले, वो अलाउ करे गए हैं, हो सकता है, और उसके बाद वाले नहीं किए गए होंगे, ये भी हो सकता है। देन इसके बाद ओनली सैंड माइनिंग वाज अलाउड। तो वेरियस टाइप की जो माइनिंग्स होती हैं उसको डिसअलाउ किया गया है, लेकिन सिर्फ सैंड माइनिंग जो होती है उसको अलाउ किया गया है, ये भी हो सकता है। अ बैन ऑन न्यू पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। तो जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती है उसके ऊपर पूरे तरीके से बैन है, लेकिन न्यू पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो जो नई आने वाली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर बैन लगाया गया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, थर्ड स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बैन क्या नई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में लगाया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आप उसको नहीं हटा सकते हो। साथ में ही ये कहा गया कि कोई भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लगाया जाएगा, हालांकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं माइनिंग के बारे में। देखिए बैन लगाया है माइनिंग पे, क्वेरिंग पे, सैंड माइनिंग पे। तो सैंड माइनिंग हो या किसी भी तरीके की माइनिंग हो वो आप नहीं कर सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। साथ में ही बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स अप टू 20,000 स्क्वायर मीटर जो है वो अलाउ करे गए हैं, लेकिन टाउनशिप किसी भी तरीके की हो वो बैन करी गई है। तो आधी स्टेटमेंट ठीक है, आधी गलत है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत हो जाएगी। आंसर हमारा हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन वेस्टर्न घाट के बारे में है, अच्छे से कवर करके जाइएगा, वेस्टर्न घाट का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट वेस्टर्न घाट। पहली कहती है वेस्टर्न घाट फॉर्म जस्ट आफ्टर द हिमालयस। जब हिमालय बने, हिमालय के जस्ट बाद में वेस्टर्न घाट का भी निर्माण हुआ। इट इज वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये वन ऑफ द जो 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं उसमें से एक ये भी है, हो सकता है। द वेस्टर्न घाट इज एन एक्सटेंसिव रीजन स्पैनिंग ओवर 6 स्टेट्स। तो इसमें ये पूरे 6 स्टेट्स के ऊपर फैला हुआ है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था ये, करंट अफेयर से कंसर्निंग। तो यहाँ पे बात करी जाए, मैं कब से कह रहा हूँ कि 6 जो स्टेट्स थे उसके चीफ मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी किसके साथ, एनवायरमेंट मिनिस्टर के साथ। तो ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो तो ठीक हो जाती है। अगर बात करी जाए कि ये हॉटस्पॉट है, तो यस इट इज़ अ हॉटस्पॉट, तो वन ऑफ द 8 है, ये भी ठीक है। 8 हॉटस्पॉट्स में से ये भी एक हॉटस्पॉट है। अब बात करते हैं कि वेस्टर्न घाट जो था वो हिमालय के बाद बना, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि वेस्टर्न घाट इज ओल्डर देन हिमालय। तो हिमालय से भी पहले वेस्टर्न घाट जो था वो बन चुका था। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। थीम से कंसर्निंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इस साल जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका थीम क्या है? सोचिए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। चलिए देखिए, 22 ऑफ मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो इंटरनेशनल डे होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल का जो थीम था वो न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। दिस ईयर थीम इज आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो बी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। देखिए, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं वो काफ़ी इजी होते हैं सोल्व करने, तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए स्कोर करने की। इसमें टाइम भी कम लगता है और आपके करेक्ट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन केस यू नो द आंसर। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज लेबल्ड एज सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो कौन से साल को लेबल किया गया सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी करके? क्या 2019, 20, 21, 22? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने फ्रेम किए थे 20 ग्लोबल एक्शंस। 20 ग्लोबल एक्शंस को फॉर्म किया गया था और ये कहा गया था इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे 2010 से 2020 तक, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी कहा गया था और इसके बाद ही सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी की बात करी गई थी, विच इज़ 2020। तो 2020 जो अभी प्रेजेंट ईयर हमारा चल रहा है, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड सुपर ईयर फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं विद इन 2 मिनट्स। अब हम रिवाइज करेंगे इसको। चलिए, तो सबसे पहले हमने डिस्कशन किसका किया था? OCI कार्ड का। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम वीज़ा जो होता है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा जो होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिकल 16 के अंदर कोई भी राइट नहीं मिलता, लेकिन एग्जाम्पशन मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का। तो नेक्स्ट हमने देखा था न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में। यूएस चाह रहा है कि चाइना भी अब इसको ज्वाइन कर ले, यूएस और रशिया तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही।
देन हमने डिस्कशन किया था मनरेगा के बारे में। तो यहाँ पे 100 डेज़ का काम अनस्किल्ड लेबर की तरह प्रोवाइड किया जाता है, वेल्स बनाए जाते हैं, रोड्स बनाई जाती है, कैनल्स बनाए जाते हैं यहाँ पे, और रूरल एरियाज़ में यहाँ पे जो लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते थे वो माइग्रेशन भी रोका जाता है। आगे आने वाले टाइम में CAG ऑडिट की बात करी जा रही है, रूरल सैनिटेशन से कंसर्निंग कुछ चीज़ें बनाने की बात करी जा रही है, और स्किल ट्रेनिंग देने की भी बात करी जा रही है। मनरेगा में ही और शी दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा आयु होनी चाहिए, और यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो लोकल हाउस होल्ड होना चाहिए, मतलब वहीं पे ही जो लोकल ग्राम पंचायत है वहाँ पे वो अपनी एप्लीकेशन देगा, वॉलंटरी बेसिस पे अपना काम लेगा। 15 दिन में उसको काम मिल जाना चाहिए, नहीं तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का प्रोविजन भी दिया गया है। सोशल ऑडिट भी इसमें किया जाता है। देन जनरल फाइनेंशियल रूल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, बिकॉज यहाँ पे 200 करोड़ से कम अगर कुछ भी प्रोक्योरमेंट करना होता है तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल टेंडरिंग नहीं करी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ये जो प्रोक्योरमेंट होगी वो MSME से ही करी जाएगी। इसी वजह से हमने GFR का डिस्कशन किया था। देन गाडगिल कमेटी के बारे में, कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में पढ़ा था। गाडगिल कमेटी यही कहती है कि जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वो इसने डिफाइन किया और पूरे के पूरे एरिया को ESA में डालने की बात करी थी, और एक अथॉरिटी बनाने की भी बात करी थी ताकि चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके। कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा था कि 20,000 स्क्वायर मीटर तक जो कंस्ट्रक्शन है वो आप कर सकते हैं, टाउनशिप अलाउ नहीं है, और न्यू पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज अलाउ नहीं है, और माइनिंग किसी भी तरीके की अलाउ नहीं करी थी। देन वेस्टर्न घाट जो है वो हिमालयन से भी पुराने हैं और हॉटेस्ट हॉटस्पॉट है, और वेरियस 6 स्टेट्स जो हैं उसमें ये फैले हुए हैं। 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि आपको भी वो 6 के 6 स्टेट्स जो हैं वो याद हो जाए। देन हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। इस साल का जो थीम है वो है आर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, और फाइनली जो हमारा सुपर ईयर था बायोडाइवर्सिटी का वो था 2020। तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट किए हैं। जो टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट है वो आप नीचे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको, और मार्क्स एक बार देख लेते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपको 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेफ जोन में हैं, और नीचे के ब्रैकेट्स में मार्क्स हैं तो यही कहूँगा कि आप रिवाइज ज़रूर करिए जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। और सेकंड, आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि पैटर्न ज़रूर देखिए अपना कि गलती रोज़ कहाँ पे हो रही है। अगर आप मान लीजिए रोज़ 2 या 3 ही स्कोर कर रहे हैं तो देखिए कि अगर आपके 7 या 8 मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ गलती क्यों हो रही है। क्या आप ज़्यादा गेस कर रहे हैं, या फिर आपने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं है, या फिर गलत रीड कर लिया। तो वो पैटर्न समझने की आप कोशिश करिएगा। देन वेरियस जो प्लेलिस्ट है उसको आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।